Hello everyone, welcome to Ajmal IS Academy. Today we'll be discussing current affairs from 7th of February to 13th of February. So let's start. Topics for today would be an article is related to ease of doing business 2.0. Then we have another article which is related to banking reforms. Another article related to aviation crisis and rapid regional transport system. And the next article is related to inflation targeting. All right, so let's begin with our today's discussion. So the first article says ease of doing business 2.0. तो पहले देखिए इंडिया में क्या था कि पहले बहुत ही ज़्यादा सस्पिशन भरा एनवायरनमेंट था विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस. जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा रिग्रेसिव थी विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट्स इन बिजनेस. गवर्नमेंट जो इंडस्ट्रीज थी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कंप्लायंस बर्डन, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ जाना, छोटे छोटे केसेस में प्रिजन जेल के टर्म्स हो जाना. तो बहुत सारा ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया था जिसकी वजह से बड़ा ही रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया था इंडिया में विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस. तो कहा ऐसा जाता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं थी. ठीक है, फिर ग्रेजुअली हमने जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफ़ी काम किया एंड अभी करेंटली जो आर्टिकल आया है ये है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0. तो उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स लिए गए हैं गवर्नमेंट ने उसके बारे में हम बात करेंगे. ठीक है, तो पुराना माइंडसेट जो हमारा था वो था ओल्ड माइंडसेट था. ठीक है, ओल्ड माइंडसेट में क्या था, सीकिंग बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन सिटीजन्स. तो सिटीजन्स को प्रूफ करना पड़ता था कि उनकी गलती नहीं है. ठीक है, अच्छा उसी के बाद जो दूसरा जो उसका सिम्टम था या जो उसका ऑब्जेक्ट जो ओल्ड माइंडसेट का एक इशू था वो था परमिशन सीकिंग एटीट्यूड. परमिशन सीकिंग एटीट्यूड का मतलब ये है कि किसी भी इंडस्ट्री को कोई भी नया काम करना है, कोई भी एक्सपेंशन करना है, एक्सपोर्ट करना है, नया प्लांट डालना है, उसके लिए उसको लाइसेंसेस या परमिट्स या परमिशन लेनी पड़ती थी गवर्नमेंट से, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम एस्केलेट कर जाता था एंड कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज़्यादा डिरेल हो जाती थी. ठीक है, तीसरा गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट. ठीक है, तीसरा जो इशू था, जो हमारा पुराना माइंडसेट था, जो ओल्ड माइंडसेट था जिसमें सस्पिशन बहुत ज़्यादा था विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट ऑन पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड द कंपनीज, वो ये था कि जब तक कोई कंपनी अपनी गलती को प्रूफ ना करे कि वो उसने गलत नहीं किया है तब तक उसे हम गिल्टी मानते थे, गवर्नमेंट उसे गिल्टी मानती. तो उसी सीरीज में अब जो है चेंजेस ये आए हैं, जो नया माइंडसेट है वो एक ट्रस्ट को प्रमोट करता है. इट प्रिज्यूम करेगा कि जो इंडस्ट्रीज थी उन्होंने मैलाफाइड इंटेंशन से काम नहीं किया, उनसे मिस्टेक हो गई होगी इसलिए उन्होंने ऐसा किया एंड दैट इज वाई इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोशन मिलेगा. ठीक है, सो न्यू माइंडसेट इज बेस्ड ऑन द एटीट्यूड ऑफ ट्रस्ट. इट बिलीव्स दैट अंटिल प्रूवन अदरवाइज द इंडस्ट्रीज आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब and they haven't done anything malafide or against the government or with respect to breaking of laws. तो पहले रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 या न्यू माइंडसेट कह दे. इसमें क्या है हमारा, ये फैसिलिटेटिव रहता है, गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है बिजनेसेस को और डूइंग बिजनेस को प्रमोट करती है, पहले रिस्ट्रिक्ट करती थी. ठीक है, तो क्या क्या रिफॉर्म्स लिए गए हैं जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 को सिग्निफाई करेंगे. तो जो पहला जो रिफॉर्म लिया गया है वो ट्रेड से रिलेटेड लिया गया है कि अगर कोई कंपनी है एंड उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है, उसने लॉ ब्रेक्स नहीं किए हैं, कंप्लायंस काफ़ी अच्छे से किया है, टैक्सेस टाइमली भरे हैं, ठीक है, अपनी बुक्स को सही से मेंटेन किया है, तो ऐसी कंपनीज को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा. वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने का मिलने का मतलब ये है कि उस कंपनी को फैक्ट्री से लेके शिप तक अपना सामान लोड करवाने तक जो है एक वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा. उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस काफ़ी कम होंगे, इजी क्लियरेंसेस मिल जाएंगे. नॉर्मली जब आप अपना सामान शिप के ज़रिए एक्सपोर्ट कराना चाहते हैं अपने सामान को, तो बहुत सारे चेक्स के थ्रू गुजरना पड़ता है कंपनीज को. तो जो न्यू माइंडसेट है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 ऐसी कंपनीज को प्रमोट करता है, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट देगा जिससे कि वो ईजिली अपना सामान एक्सपोर्ट कर सके एंड बहुत ज़्यादा चेक्स, कस्टम क्लियरेंसेस के चक्कर में पड़ के अपने लॉजिस्टिकल इनएफिशिएंसी की तरफ ना जाएं, बल्कि एफिशिएंट रहें एंड कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस को अचीव करते हुए अपने सामान को आसानी से एक्सपोर्ट कर सकें. दूसरा जो रिफॉर्म लिया गया है वो जन विश्वास एक्ट में जो है उसमें अमेंडमेंट्स करके लिया गया है. और इस एक्ट में बेसिकली अमेंडमेंट्स ऐसे किए गए हैं जैसे कि पहले अगर कोई कंपनी है एंड उसने गलती से कोई मिस्टेक कर दी टैक्स फाइलिंग में, या गलती से कोई कंप्लायंस नहीं फुलफिल किया, या फिर लेबर इंस्पेक्शंस टाइमली नहीं उसने ध्यान दिया, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉज होते हैं इंडिया में.
ठीक है, तो ऐसी कंपनीज जिन्होंने गलती से, नॉट इंटेंशनली, गलती से अगर कोई गवर्नमेंट के लॉज को नहीं फॉलो कर पाए हैं, तो पहले के केस में क्या था, ऐसी कंपनीज को तुरंत, जो जो उनके ओनर्स रहा करते थे, तुरंत उनको जेल हो जाती थी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता था कि बहुत ज़्यादा फियर का एटमॉस्फेयर रहता था विद रिस्पेक्ट टू कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, कि भाई कहीं कोई लॉ गलती से उनसे छूट ना जाए, तो उनका सारा फोकस रहता था पेपर वर्क में कि भाई कंप्लायंस सही से कर सके। बट अभी जो जन विश्वास एक्ट में अमेंडमेंट्स किए गए हैं, उसमें ये इंश्योर किया गया कि छोटी मोटी गलतियों को जो है पेनाल्टीज़ के तौर पे सिविल पेनाल्टीज़ लगाते हैं, उनसे जो है मॉनेटरी अमाउंट में उनसे जो है रिलीफ ले लें, इंस्टेड ऑफ गिविंग देम जेल टर्म्स। तो ये दूसरा काम किया गया है कि क्लेरिकल एरर्स आर नॉट क्राइम, द शिफ्ट। ठीक है, 42 लॉज में जो है चेंजेस किए गए हैं। तो फ्रॉम जेल टर्म्स टू फाइन्स, तो जेल ना करके फाइन्स ले लिया जाए उनसे। तो ये एक हमने जो है इसमें रिफॉर्म किया है। एंड जो नेक्स्ट रिफॉर्म जो है वो है लेबर लॉज से रिलेटेड है एंड टैक्स लॉज से रिलेटेड है। तो बेसिकली जो है लेबर लॉज में पहले ये था इंडिया में कि अगर आपकी कंपनी में 100 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो अगर अगर आपकी कंपनी में 100 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो अब आप जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएंगे। एंड इन केस अगर आपको रिट्रेंच करना हो, ले ऑफ करना हो अपने लेबर्स को, तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसी वजह से जो बहुत सारी हमारी इंडस्ट्रीज थी, जो जानबूझ के छोटी फर्म्स बनी रहती थी, बड़ी नहीं होती थी, क्योंकि अगर बड़े हो जाएंगे तो ज़्यादा लोगों को हायर करना पड़ेगा, ज़्यादा लेबर्स को रखना पड़ेगा। एंड जैसे ही उन्हें ज़्यादा लेबर्स को रखना पड़ेगा, तो उनके ऊपर कंप्लायंस बर्डन विद रिस्पेक्ट टू लेबर, विद रिस्पेक्ट टू टैक्सेस, विद रिस्पेक्ट टू क्लियरेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बट गवर्नमेंट ने इसमें बहुत ये चेंज किया है, और उन्होंने जो है अब अलाउ किया है कि कोई भी फर्म अब 300 लेबर्स तक की, 300 लेबर्स अगर उसके यहाँ काम कर रहे हैं, तो 300 लेबर तक उसको ले ऑफ करने में गवर्नमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो कि पहले 100 लेबर्स तक था। तो ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म समझा जा रहा है। ऑल राइट, सो वर्क फोर्स एडजस्टमेंट थ्रेशोल्ड रेज्ड फ्रॉम 100 टू 300 वर्कर्स विदाउट परमिशन। ऑल राइट, अच्छा, इसी के साथ जो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स है, इट हैज़ बीन प्रपोज्ड टू बी लोवर्ड टू 14%। तो देखिए, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स है जो कि पहले 15% था, उसको गवर्नमेंट ने रिड्यूस करके 14% कर दिया है। तो ये भी एक रिफॉर्म जो कि प्रमोट करेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एनवायरनमेंट को इंडिया में। एंड मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स बेसिकली वो फर्म्स जिनके बुक प्रॉफिट्स रिलेटिवली ज़्यादा हैं, ज़्यादा प्रॉफिट्स हो रहे हैं, बट कई बार कुछ कंपनीज या कुछ फर्म्स काफ़ी ज़्यादा रिबेट्स एंड कंसेशंस को दिखा के अपनी टैक्स लाइबिलिटी को बहुत ही ज़्यादा ग्रेजुअली रिड्यूस कर देती हैं। तो ऐसी फर्म्स के ऊपर एक फ्लैट टैक्स रेट, जो कि मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स था 15% का, वो उनके ऊपर लागू होता था। तो गवर्नमेंट ने मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स में भी रिडक्शंस किए हैं और उसको 14% पे लेके आए हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक रिफॉर्म्स लिए गए हैं। इसी के साथ साथ जो है टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स भी काफ़ी लिए गए हैं, जिससे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एनवायरनमेंट इंडिया में प्रमोट हो सके, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट हो सके। ठीक है, तो उसी सीरीज में क्या रिफॉर्म्स लिए गए हैं उनको देख लेते हैं। एक नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम गवर्नमेंट लेके आई है, जो कि बहुत सारे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को मर्ज करके एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, और उसी एक प्लेटफॉर्म से आपको मल्टीपल डिपार्टमेंट से क्लियरेंसेज मिल जाएंगे। पहले क्या था, अगर आपने कोई फर्म खोली है, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, तो आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाके अलग अलग डिपार्टमेंट से क्लियरेंसेज लेने पड़ते थे। अब एक सिंगल प्लेटफॉर्म रहेगा जहाँ पे 32 ऑफिसेज को मर्ज किया गया है, एंड उन सारे ऑफिसेज से, उन 32 डिपार्टमेंट से आपको एक जगह से आपको क्लियरेंसेज मिल जाएंगे। आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं ऑनलाइन, एंड आपको क्लियरेंसेज मिल जाएंगे। तो फेसलेस असेसमेंट होगा इसमें, फेसलेस आपका जो है अप्रूवल्स होंगे। तो जब फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होगा, तो करप्शन के चांसेस भी रिड्यूस हो जाएंगे। इसी के साथ साथ परिवेश 3.0, परिवेश पोर्टल है बेसिकली एक, ये एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस देता है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ने इसको भी डिजिटाइज कर दिया है और एक पोर्टल बनाया है, परिवेश पोर्टल, जिसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्लियरेंसेस मिल जाएंगे किसी भी फर्म को। ऑल राइट, सो इसमें जो है सैटेलाइट के ज़रिए जो है सर्विलांस किया जाएगा, एंड आसानी से जो है एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस मिल जाएंगे। तो अगर आप पहले के ज़माने में, पुराने टाइम्स में देखेंगे, तो फिजिकली आपको ऑफिसेज में जाना पड़ता था, करप्शन, रेंट सीकिंग बहुत ज़्यादा होता था। अभी ऑनलाइन पोर्टल है, आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, एंड यू विल इजीली गेट क्लियरेंसेस। इसी के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान
बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। तो ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में कॉम्पिटिटिवनेस को प्रमोट करने के लिए ये रिफॉर्म लाया गया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट्स को डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉम्पिटिशन, तो जो डिस्ट्रिक्ट अच्छा परफॉर्म करेगा अलग अलग डायमेंशंस में जो कि हमने डिस्कस किए हैं, तो उन डिस्ट्रिक्ट्स को अच्छी रैंक मिलेगी। तो इससे डिस्ट्रिक्ट्स में आपस में कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट डेवलप होगा विद रिस्पेक्ट टू एंश्योरिंग दैट बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड इन दैट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अच्छा अब इन सारे रिफॉर्म्स, जो भी रिफॉर्म्स लिए गए हैं जिसको हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 बोल रहे हैं, उन रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो इनकी वजह से जो है अप्रॉक्सीमेटली $750 बिलियन का एफडीआई हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया है पिछले 10 सालों में। ठीक है, क्यों कर पाए हैं, पहले इंडिया में लोग इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते थे बिकॉज ऑफ स्ट्रिक्ट लेबर लॉज, बिकॉज ऑफ लैंड एक्विजिशन क्लियरेंसेज नहीं थे, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, डिपार्टमेंट्स में जाना पड़ता था परमिशंस लेने की वजह से, इंस्पेक्शंस बहुत ज़्यादा थे। अब जब से हमने ये रिफॉर्म्स लेना स्टार्ट किए हैं और इनको और ज़्यादा मॉडर्नाइज करते जा रहे हैं, तो देखा जा रहा है कि बाहर से बहुत सारी लोग इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स डालना चाह रहे हैं, जैसे फॉक्सकॉन, जैसे एप्पल। ऑलराइट, तो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द रिफॉर्म्स विच द गवर्नमेंट इज टेकिंग, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच अप्रॉक्सीमेटली $750 बिलियन वर्थ ऑफ एफडीआई has been attracted in the past 10 years in the country. 47,000 compliances have been removed. देखिए इंडिया में बिजनेस करना बहुत मुश्किल था पहले, सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने अलग कानून, सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने अलग लॉज, स्टेट गवर्नमेंट के अपने अलग लॉज। ठीक है, और उसमें बहुत ज़्यादा कंप्लायंसेस का बर्डन रहता था। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे कंप्लायंसेस को ख़त्म कर दिया है। इससे क्या होगा, जो बिजनेसेस होंगे अपने काम पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे रादर देन फोकसिंग ऑन मोर एंड मोर ऑन पेपर वर्क। ठीक है, अच्छा टैक्स कंप्लायंस इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। गवर्नमेंट ने जो है टैक्स फाइलिंग को इजी कर दिया विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी, एक जीएसटी नेटवर्क पोर्टल बनाया है जिसमें कि फाइलिंग बहुत ज़्यादा इजी कर दिया है। इसलिए मोर एंड मोर पीपल आर ट्राइंग टू कम इन दिस जीएसटी नेटवर्क एंड गिव रिस्पेक्टिव टैक्सेस टू दी गवर्नमेंट। ठीक है, जीएसटी में एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, जिसकी वजह से भी कंप्लायंस बहुत ज़्यादा बढ़ा है हमारा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये रही बात हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0। ठीक है, आगे देखते हैं आगे देखते हैं। तो जो है हमारी गवर्नमेंट ने एक सीपीआई का जो बेस ईयर है, सीपीआई बेसिकली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को बोलते हैं। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेसिकली इन्फ्लेशन मेजरमेंट करता है। ठीक है, इन्फ्लेशन मेजरमेंट करने के लिए हम सीपीआई इंडेक्स को फॉलो करते हैं। सीपीआई इंडेक्स में कुछ बास्केट ऑफ गुड्स रहते हैं एंड सर्विसेज रहते हैं जिसको हम मेजर करते हैं कि करंट टाइम्स में क्या रेट चल रहा है उन गुड्स एंड सर्विसेज का, और हम एक बेस ईयर फॉलो करते हैं जिसको हम एक रेफरेंस ईयर बनाते हैं और उससे हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आज के टाइम में आप देखना चाहेंगे कि प्याज का रेट क्या चल रहा है, ठीक है, और फिर आप इसी आज के जो रेट्स हैं प्याज के उसको कंपेयर करेंगे सेम नेक्स्ट ईयर इसी टाइम पीरियड में प्याज का रेट क्या था, तो आप बता पाएंगे कि प्याज के रेट में कितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन आई है। ठीक है, तो जो रेफरेंस ईयर हम चूज करते हैं उसी रेफरेंस ईयर को हम बेस ईयर बोलते हैं। तो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो बेस ईयर लिया गया था अभी तक का, वो 2012 था। ठीक है, और उसी बेस ईयर को गवर्नमेंट ने चेंज किया है एंड उसको 2024 में कन्वर्ट किया है। ठीक है, सो द बेस ईयर हैज़ बीन शिफ्टेड फ्रॉम 2012 टू 2024 क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना हो गया था। अब सोचिए हम आज के टाइम के गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस को कंपेयर कर रहे थे 2012 के प्राइसेस से, तो कहीं ना कहीं हमें महंगाई बहुत ज़्यादा दिख रही थी। ठीक है, तो इसी सीरीज़ में गवर्नमेंट ने एक अच्छा रिफॉर्म लिया है। ठीक है, विच इज़ चेंजिंग द बेस ईयर फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने इसमें एक और रिफॉर्म लिया है, जो बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थी सीपीआई के अंडर उसमें भी चेंजेस किए हैं। जो पहले की बास्केट थी गुड्स एंड सर्विसेज की, उसमें फूड एंड बेवरेजेस, खाने पीने के आइटम्स का जो वेटेज था वो 45% के आसपास था, 46% के आसपास था। एंड जो अभी नया हमने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ किया है, उसमें हमने फूड एंड बेवरेजेस का वेटेज को रिड्यूस किया है। अब फूड एंड बेवरेजेस के वेटेज को रिड्यूस करने से मतलब ये है कि अगर खाने पीने के आइटम्स में जो सडनली कभी कदार बहुत तेज़ी से उछाल आता है रेट्स में, तो पहले जब सीपीआई में 45%
वेटेज था फूड एंड बेवरेजेस आइटम का, तो सडन इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ ये ईटेबल्स, तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखता था। अब हमने फूड आइटम्स को का जो 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 कंपोनेंट है सीपीआई में, उसे हमने रिड्यूस कर दिया है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच सडन इंक्रीज इन फूड आइटम्स विल नॉट लीड टू सडन इंक्रीज इन सीपीआई। ठीक है, तो एक स्टेबल पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करेगा ये गवर्नमेंट को, आरबीआई को स्पेशली। ठीक है, तो व्हाई डज इट मैटर्स, बिकॉज ठीक है, ऑल राइट, आई होप दैट इज क्लियर, फाइन। सो आगे देखते हैं व्हाई डज दिस चेंज मैटर। तो ये चेंज क्यों मैटर करेगा, बिकॉज हमने फूड आइटम्स को जो है अब रिड्यूस कर दिया है इन द बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन सीपीआई। इससे लोअर वेटेज फॉर मॉनसून डिपेंडेंट वेजिटेबल्स, कई बार जो मॉनसून में जो है कम वर्षा होने की वजह से जो सब्जियों के रेट बहुत तेज़ी से बढ़ जाते थे, तो जैसे ही सब्जियों के रेट बढ़ते थे सीपीआई का जो इन्फ्लेशन रेट था वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ जाता था। ऑल राइट, तो अब चूंकि गवर्नमेंट ने जो फूड एंड बेवरेजेस आइटम्स हैं, जो खाने पीने का सामान है, उसका वेटेज रिड्यूस कर दिया है सीपीआई में, तो अब मानसून का जो इम्पैक्ट होगा इन्फ्लेशन पे वो अब कम दिखेगा। इसी के साथ साथ आरबीआई को आसानी होगा इन्फ्लेशन को टारगेट करने में। ठीक है, क्योंकि सब्जियों के प्राइसेस सडनली बढ़ते हैं, सडनली घटते हैं, तो उससे आरबीआई को बड़ा दिक्कत हो रहा था लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग में, तो एक ये इसमें एक और फायदा हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली दो इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स लिए गए हैं विद रिस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट, एंड दैट इज सीपीआई का बेस ईयर हमने चेंज किया है, दैट इज 2012 से हमने उसको 2024 किया है, एंड इसी के साथ साथ हमने जो बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज था सीपीआई का, उसमें फूड एंड बेवरेजेस के कंपोनेंट को हमने रिड्यूस किया है। हमने उसे रिड्यूस किया है फ्रॉम 46% टू दिस 36.75%। ऑल राइट, ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, एमएसएमई क्रेडिट। ठीक है, तो जो हमारे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, वी आर मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूज विच इज रिलेटेड टू एमएसएमई। तो एमएसएमई जो सेक्टर है हमारा, उसका एक बहुत बड़ा इशू है कि उसे अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट नहीं मिलती। ठीक है, एंड अगर वो बैंक्स के पास जाएगा तो उसको कोलैटरल देना पड़ता है, कोलैटरल इन टर्म्स ऑफ लैंड, कोलैटरल इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इसी सीरीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म लिया है। गवर्नमेंट ने लोन लेने की जो लिमिट है एमएसएमई की, जो पहले 10 लाख रुपए तक की थी, विद रिस्पेक्ट टू कोलैटरल देने के बाद एक एमएसएमई जो है 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकती थी, उसको गवर्नमेंट ने इंक्रीज करके 20 लाख रुपए तक पहुंचा दिया है, एंड इसी के साथ साथ कोलैटरल फ्री रहेगा। मतलब अब जो एमएसएमईज हैं, जो छोटे छोटे उद्योग हैं, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं इंडिया में, वो 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं मार्केट से बिना कोलैटरल दिए। कितने लाख तक का लोन ले सकते हैं? 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं बिना कोलैटरल दिए। बट उसमें एक छोटा सा क्लॉज है कि जब ये बैंक्स को अप्रोच करेंगे लोन्स लेने के लिए, तो बैंक्स देखेंगे कि इनको रेगुलर प्रॉफिट्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इनका बिजनेस रनिंग है कि नहीं है, क्या इनकी रीपे करने की कैपेसिटी है या नहीं है। एंड अगर बैंक सेटिस्फाई होंगे कि एमएसएमई जो जो फर्म्स है, जो छोटी फर्म्स है, इनकी कैपेसिटी टू रीपे है, तो उन्हें कोलैटरल, उन्हें गिरवी रखने का किसी भी चीज़ को कोई ज़रूरत नहीं है, वो 20 लाख रुपए तक का लोन आराम से बैंक से उठा सकते हैं। ठीक है, सो ओल्ड मॉडल वाज एसेट बेस्ड मॉडल। ठीक है, और इसमें जो है लेंडिंग बेस्ड ऑन लैंड, गोल्ड, सिक्योरिटी, और लिमिट थी 10 लाख रुपए तक की। ठीक है, अभी जो नया मॉडल है वो है कैश फ्लो बेस्ड मॉडल, और इस कैश फ्लो बेस्ड मॉडल में लेंडिंग इज बेस्ड ऑन बिजनेस वायबिलिटी, लेंडिंग इज बेस्ड ऑन बिजनेस वायबिलिटी, एंड द लिमिट हैज बीन एक्सीडेड टू 20 लाख रुपीज। ऑल राइट, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ बैंक्स जो है दे आर परमिटेड टू गिव लोन्स टू रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक है, अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या है एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या है? ये बेसिकली ट्रस्ट है जो लोगों के फंड्स को लेते हैं, एंड अकॉर्डिंगली अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे, एंड अगर कोई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है वो रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे एंड रेंट्स कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली दो जो ट्रस्ट हैं, इनका काम बेसिकली यही है कि ये मार्केट से फंड्स को रेस करेंगे, एंड अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जैसे हाईवे बन रहा होगा तो उसमें इन्वेस्ट करेंगे, कोई पावर प्लांट बन रहा है तो उसमें इन्वेस्ट करेंगे, एंड अगर वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है तो वो भी मार्केट से पैसा रेस करेंगे, एंड वो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? वो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में इन्वेस्ट करेंगे,
ठीक है, बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ में इन्वेस्ट करेंगे और वहाँ से रेंट लेके अपना कमाई करते हैं वो। ठीक है, तो बैंक्स अब इनको भी जो है लेंड कर सकते हैं लोन दे सकते हैं। ऑल राइट, सो बेसिकली दिस न्यूज़ वाज अबाउट एमएसएमई क्रेडिट एंड इसमें गवर्नमेंट ने कैश फ्लो बेस्ड मॉडल लेके आए हैं जिसमें एमएसएमई कोलैटरल फ्री लोन्स ले सकते हैं अप टू 20 lakhs, but the bank will check the business viability model of those MSME, whether they will be able to repay or not. Fine, so let's move on to our next news. Let's move on to our next article. The next article is related to bond yield paradox. ठीक है, अब ये bond yield paradox क्या है? तो देखिए, bond yield paradox का मतलब ये है कि मॉनेटरी ट्रांसमिशन फेलियर की बात कर रहे हैं। अब ये मॉनेटरी ट्रांसमिशन फेलियर क्या है? देखिए, मॉनेटरी ट्रांसमिशन फेलियर बेसिकली ये होता है कि जब आरबीआई रेपो रेट को रिड्यूस करेगी, आरबीआई जब रेपो रेट को रिड्यूस करेगी तो अकॉर्डिंगली बैंक्स क्या करेंगे? बैंक्स इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करेंगे। और जब ये बैंक्स इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करेंगे तो जो बॉन्ड मार्केट में हमारे बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, तो जो बॉन्ड्स होते हैं वो रेपो को फॉलो करते हैं और जैसे ही रेपो रेट डिक्लाइन करेंगे तो हमारा बॉन्ड यील्ड जो है, बॉन्ड यील्ड हमारी गिरनी चाहिए, बॉन्ड यील्ड हमारी गिरनी चाहिए। बेसिकली होता क्या है, जब हमारा जो रेपो रेट गिरता है तो जो न्यू मार्केट में बॉन्ड्स आ रहे होते हैं वो रिलेटिवली कम इंटरेस्ट रेट पे आते हैं, तो जो पुराने हमारे बॉन्ड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं। और जब पुराने वाले बॉन्ड्स हमारे अट्रैक्टिव हो जाएंगे तो उन बॉन्ड्स का बॉन्ड प्राइस इंक्रीज करेगा। ठीक है, एंड जब उन बॉन्ड्स का बॉन्ड प्राइस इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड यील्ड उन बॉन्ड्स की डिक्रीज करेगी। ऑल राइट, क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। तो ये एक नॉर्मल पैरामीटर है जो होना चाहिए, बट एक्चुअल में हो क्या रहा है? बेसिकली रेपो रेट के कम होने के बाद भी बॉन्ड यील्ड इंक्रीज कर रही है। ठीक है, बॉन्ड यील्ड क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है, विच इज द पैराडॉक्स ओवर हियर एंड दैट इज व्हाट द आर्टिकल टॉक्स अबाउट। एंड ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं मॉनेटरी ट्रांसमिशन फेलियर। जब कभी कोई बैंक अपना जब आरबीआई रेपो रेट को रिड्यूस करता है एंड अकॉर्डिंगली बैंक्स इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस नहीं करते हैं एंड अकॉर्डिंगली इम्पैक्ट बॉन्ड मार्केट में वैसा नहीं पड़ता जैसा पड़ना चाहिए, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं मॉनेटरी ट्रांसमिशन फेलियर एंड दैट इज व्हाट दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट। अब ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि रेपो रेट के गिरने के बाद भी बॉन्ड यील्ड जो है वो बढ़ रही है। उसका रीज़न ये है बिकॉज गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा लोन्स, बहुत ज़्यादा डेट्स ले रखे हैं। ठीक है, एंड मार्केट में बहुत ज़्यादा बॉन्ड्स का फ्लो बना रखा है। ठीक है, गवर्नमेंट कैसे मार्केट से पैसा रेस करेगी? बाय फ्लोटिंग द बॉन्ड्स। ठीक है, तो मार्केट में फ्लो ऑफ बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए अवेलेबिलिटी ऑफ बॉन्ड्स इन द मार्केट बहुत ज़्यादा है। तो बॉन्ड प्राइस बॉन्ड प्राइस बढ़ने के बजाय इट हैज़ रिड्यूस्ड which has led to an increase in bond yield। ठीक है, ऑल राइट, तो ठीक है, तो क्यों है ऐसा? बिकॉज द स्ट्रक्चरल फैक्टर इज ओवर सप्लाई ऑफ बॉन्ड्स टू फंड डेफिसिट्स। गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा डेप्ट ये डेफिसिट रहता है एंड इट्स डेफिसिट को फंड करने के लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा लोन्स लेती है मार्केट से। ठीक है, एंड दूसरा रीज़न क्या है कि एफपीआई आउटफ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? एफपीआई आउटफ्लो। आप सोचिए, इंडिया में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया के कैपिटल मार्केट में, जब वो इंडिया के कैपिटल मार्केट से अपना पैसा निकालेंगे तो वो आरबीआई के पास जाएंगे, आरबीआई को बोलेंगे कि उनको उनके डॉलर्स वापस चाहिए बिकॉज दे वांट टू टेक द मनी आउट ऑफ इंडिया। सो देन व्हाट दे विल डू इज दे विल गिव इंडियन रुपीज टू आरबीआई एंड टेक डॉलर्स फ्रॉम देम एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच फ्लो ऑफ करेंसी वुड इंक्रीज। एंड आरबीआई क्या करेगा? इस एक्सेसिव फ्लो ऑफ रुपीज को रोकने के लिए आरबीआई डॉलर्स को मार्केट में सेल करेगा एंड रुपीज को सक करेगा, एंड जिसकी वजह से मार्केट में लिक्विडिटी क्रंच हो जाएगा। सो दीज आर द टू रीजंस बिकॉज ऑफ विच द मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन इज फेलिंग इन इंडिया। दैट इज डिस्पाइट ऑफ अ डिक्लाइन इन रेपो रेट द बॉन्ड यील्ड्स आर इंक्रीजिंग। ऑल राइट, so let's move on to our next article which talks about aviation sector, ठीक है, अब एविएशन सेक्टर में हमारा क्या इशू है? एविएशन सेक्टर इंडिया का जो है थर्ड लार्जेस्ट मार्केट हो गया है एविएशन का इंडिया में, और इंडिया में 350 मिलियन पैसेंजर्स ईयरली बेसिस पे ट्रैवल करते हैं। ठीक है,
बट द प्रॉब्लम इज विद रिस्पेक्ट टू डुओपली इन दिस मार्केट। हमारे यहाँ दो बड़े प्रोमिनेंट प्लेयर्स हैं एयरलाइन सेक्टर में, एक है इंडिगो एंड दूसरा है एयर इंडिया। इंडिगो कवर करता है अप्रॉक्सीमेटली 60 to 65% ऑफ मार्केट शेयर एंड एयर इंडिया कवर करता है 30% अप्रॉक्स ऑफ मार्केट शेयर। एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये दो बड़े बिग प्लेयर्स हैं जो इंडिया में एविएशन मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। अब इससे सिस्टम कैसे रिस्क पे आ रहा है या फ्रेजाइल हो रहा है कि अगर एक भी प्लेयर इसमें से कोलैप्स करता है या फिर समझ रहे हैं कुछ इशू होता है उसके साथ, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच द होल कनेक्टिविटी ऑफ स्काईज ऑफ द एयर कनेक्टिविटी इन द कंट्री would see a setback as was seen recently when Indigo faced crisis with respect to the new norms। ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारे यहाँ एविएशन मार्केट में ज़्यादा प्लेयर्स रहेंगे तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन अच्छा रहेगा, सर्विसेज अच्छी मिलेंगी, कॉम्पिटिटिवनेस मेंटेन रहेगी एंड सिस्टमिक रिस्क इस एविएशन सेक्टर से गायब रहेंगे। बट अगर हम किसी दो बड़े प्लेयर्स पे डिपेंडेंट रहेंगे तो हमारे सिस्टम में जो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन उतना अच्छा नहीं मिलेगा, सर्विस डिलीवरी उतनी अच्छी नहीं मिलेगी, फ्लाउटिंग ऑफ नॉर्म्स बहुत ज़्यादा होगा, बिकॉज डिपेंडेंसी हमारे एविएशन सेक्टर की इन दो बड़े बिग प्लेयर्स ऑफ द मार्केट पे ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो इसी के बारे में ये आर्टिकल था हमारा। इट टॉक्स अबाउट जो है सिस्टमैटिकली सिग्निफिकेंट कैरियर्स। तो हमारे जो 600 प्लस रूट्स हैं उसमें कौन है, इंडिगो इज़ द डोमिनेंट ऑप्शन। ठीक है, the danger is it leads to lack of competition creating fragile ecosystem। ठीक है, technical glitches become national connectivity crisis। अगर इंडिगो का के जो भी इनका सिस्टम है, अगर उस सिस्टम में कुछ टेक्निकल इश्यूज आते हैं तो यू डो नॉट हैव ऑल्टरनेट सेट ऑफ दिस एयरक्राफ्ट कंपनीज टू टेक यू टू द डिजायर्ड डेस्टिनेशन। ठीक है, क्वालिटी क्राइसिस होगी, जैसा मैंने आपको बताया, राइजिंग सेफ्टी इंसिडेंट्स होंगे, डिलेज होंगे, क्योंकि हम डिपेंड कर रहे हैं दो ही पे, आपके पास और ऑप्शंस ही नहीं है। सो इन एनी केस दे नो दैट वॉट एवर सर्विसेज इंडिगो और एयर इंडिया वुड गिव टू द कस्टमर्स दे विल हैव टू accept those services only because they know there is no other dominant player in the market, which will lead to lack of competitiveness in this sector, leading to poor services in the aviation sector। And as India is a growing economy, it needs to more and more competition in the aviation in this country। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं। तो ठीक है, अभी इसमें बेसिकली एविएशन से रिलेटेड कुछ इश्यूज की बात की जाएगी, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि पायलट की क्राइसिस का इशू है हमारे यहाँ एविएशन मार्केट में। अभी जब रिसेंटली जो है जो गवर्नमेंट डीजीसीए ने जो नए नॉर्म्स लाए थे एंड इंडिगो वाजंट एबल टू कंप्लाई विद दैट एंड द होल कनेक्टिविटी इन दिस कंट्री सॉ अ सेटबैक। जहाँ आपने देखा बड़ी बड़ी लाइंस लग रही हैं एयरपोर्ट्स पे, कनेक्टिविटी नहीं हो रही है, फ्लाइट्स उड़ नहीं रही हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो इंटरनेशनल नॉर्म है, ग्लोबल स्टैंडर्ड का नॉर्म है, दैट सेज कि एक एयरक्राफ्ट पे 18 से 20 पायलट आपके होने चाहिए। ठीक है, बट इंडिया में जो है वो है 14 to 15 पायलट्स पर प्लेन, विच इज़ वेरी रिलेटिवली लेस कंपेयर टू द ग्लोबल स्टैंडर्ड। न्यू फटीग नॉर्म्स क्या है, बेसिकली अगर कोई पायलट प्लेन उड़ा के आया है तो उसको कितना रेस्ट देना है, कितना टाइम बाद उसको नेक्स्ट फ्लाइट उड़ाने को मिलनी चाहिए, वो कुछ नॉर्म्स हैं। अब अगर आपके पास कम पायलट होंगे पर प्लेन तो आप क्या करेंगे, आप जो रेस्ट मिलना चाहिए एक पायलट को, आप उसको वो डिजायर्ड रेस्ट देंगे नहीं, तो वो एक्स्ट्रा काम करेगा, विच मे कॉम्प्रोमाइज विद द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो एक ये इशू होगा। फिर फाइनेंशियल ट्रैप, देखिए अब एविएशन कंपनीज का भी इशू है, उनका जो कमाई हो रही है इंडिया में वो हो रही है रुपीज़ में, बट वो जो भी सामान खरीदते हैं, मेंटेनेंस कराते हैं अपने एयरक्राफ्ट का, जो उसमें एविएशन टर्बाइन फ्यूल आता है, वो सब खर्चा उनको करना पड़ता है डॉलर्स में। तो अब ऐसी कंडीशन में जब भी जो है जो रुपी डिप्रिशिएट करता है विद रिस्पेक्ट टू डॉलर्स, दीज एविएशन कंपनीज सी अ सेटबैक। ऑलराइट, सो दैट इज एन इशू एज वेल। ऑलराइट, तो अब देखें आगे हम क्या कर सकते हैं। द वे फॉरवर्ड शुड बी, हम लोग को नए प्लेयर्स को लाना चाहिए, नए नए जो दिस कंपनीज हैं एयरक्राफ्ट कैरी दिस एरोप्लेन्स वाली, हमें वो नई नई कंपनी लानी चाहिए, जैसे शंख एयर, एआई हिंद एयर। ठीक है, हमें टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज़ पे फोकस करना चाहिए, जो कि इतना ज़्यादा अभी कनेक्टिविटी वहाँ तक नहीं पहुँची है, उन डिस्ट्रिक्ट्स को हमें कनेक्टिविटी वहाँ तक पहुँचानी चाहिए। और बिल्कुल हमें जो है जो हमारा एयर ट्रैवलिंग का जो सर्विसेज हैं एकदम बस सर्विसेज की तरह करा दें कि टीयर 2 सिटीज़ तक, टीयर 3 सिटीज़ तक कनेक्टिविटी बहुत आसानी से मिल सके। ऑलराइट, फाइन। सो नेक्स्ट आर्टिकल
is related to सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिकली देखिए, केरला में एक सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ केरला लॉन्च कर रही थी, जो कि थिरुवनंतपुरम से कासरगोड डिस्ट्रिक्ट तक कनेक्ट कर रही थी। सो एक्चुअली इट वाज कनेक्टिंग टू साउथ एंड एंड नॉर्थ एंड ऑफ द केरला। ठीक है, अब इस सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट में एक बहुत बड़ा इशू था, एंड वो इशू ये था कि वो चाह रहे थे कि ये जैसे ये पिलर्स हैं, ऐसे पिलर्स का इस्तेमाल ना करते हुए दे वांटेड अ वॉल, अ कंप्लीट वॉल लाइक दिस। ठीक है, एंड इसके ऊपर जो है ट्रेन्स मूव करें। ठीक है, अब इस वॉल के कंस्ट्रक्शन की वजह से बहुत ही ज़्यादा एनवायरमेंटल इश्यूज आ रहे थे, एंड एनवायरमेंटल इश्यूज ऐसे थे कि ये वॉल कई बार डैम्स की तरह बिहेव करती, एंड कई बार आपको रास्ते में फ्लोइंग रिवर्स मिल जाएंगे तो रिवर के नेचुरल फ्लो को ये ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती थी। प्लस ऐसा रेस्ड प्लेटफॉर्म बनाना अक्रॉस द स्टेट बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली वायबल नहीं था। एनवायरमेंटल कंसर्न्स बहुत ज़्यादा थे, लोकल ज्योग्राफी में डिस्टर्बेंस हो सकता था। ठीक है, फ्लडिंग के इश्यूज हो सकते थे। तो गवर्नमेंट ऑफ केरला ने ये सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, जो कि एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क बनाने की बात कर रही थी। ठीक है ना, 160-180 किलोमीटर्स पर आवर कनेक्टिंग थिरुवनंतपुरम टू कासरगोड इन केरला। ऑलराइट, ठीक है। तो इसी पे ही अब गवर्नमेंट ऑफ केरला ने बेसिकली, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको फंडिंग नहीं दी, एंड जो नेसेसरी अप्रूवल्स थे उस पर भी इश्यूज आए। तो दे हैव शिफ्टेड टू रैपिड रीजनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एंड रैपिड रीजनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, ये भी बिल्कुल जो है सेम स्पीड का ही है। सेमी हाई स्पीड ट्रेन, नॉट बुलेट ट्रेन बट सेमी हाई स्पीड ट्रेन। ठीक है, ये 160 से 180 किलोमीटर्स की स्पीड से चलेंगे। ठीक है, एंड ये पिलर्स के ऊपर बनेंगे। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं इस इमेज में, ऐसे पिलर्स रहेंगे। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जो नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर्स है वो इश्यूज नहीं आएंगे, फ्लडिंग के इश्यूज नहीं आएंगे, रिलेटिवली कम पैसे खर्च होंगे, एंड साथ ही साथ इकोनॉमिकली वायबल होगा एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल होगा, जो कि सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट में ये इश्यूज थे। ठीक है, ऑलराइट। तो ये बेसिकली जो है, ये इस आर्टिकल की बात थी कि गवर्नमेंट ऑफ केरला ने अब अपना सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट को ख़त्म कर दिया है, रोक दिया है पूरी तरह, एंड अब उसकी जगह एक रैपिड रीजनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम लेके आ रहे हैं, जिसमें एक सेपरेट जो है ट्रेन का एक वो जिस रेलवे नेटवर्क बिछाया जाएगा ऑन दीज पिलर्स, जिसपे ट्रेन ट्रैवल करेंगी कनेक्टिंग थिरुवनंतपुरम टू कासरगोड। ऑल राइट, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।